हेलो गाइस, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच फिर से जुड़ने के लिए और कुछ नया चीज सीखने के लिए। तो आज की जो क्लास की टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम जो डिस्कस कर रहे थे जावा में। जावा की कॉन्सेप्ट को हमने शुरू जो किया था, उसका कंटिन्यूअस पार्ट होगा। और हम आज सीखेंगे जो जावा प्लेटफॉर्म है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसका आर्किटेक्चर क्या होती है, कैसे काम करता है, कौन कौन सा कंपोनेंट का रोल क्या होता है, ये सब चीजें सीखेंगे। अगर थोड़ा सा डिटेल लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे तो आज हम सीखेंगे दिस। मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, इन डेप्थ ऑफ जावा प्लेटफॉर्म। जो जावा प्लेटफॉर्म की डेप्थ टॉपिक से उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, जिनमें जेडीके क्या होती है, जेआरई क्या होती है, जेवीएम क्या होती है, जेवीएम का स्ट्रक्चर क्या होता है, जेवीएम के आर्किटेक्चर अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट्स है, उस कंपोनेंट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, वो कैसे काम करते हैं, वो सब चीजें आज हम सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसे कि मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, ओपन करते हैं अपना ब्राउजर, स्लाइड्स। तो हम लोग अपना टॉपिक ओपन करते हैं, आज की टॉपिक, राइट। ओके। तो आज की टॉपिक में जैसे कि हमारा जो डिस्कस्ड आइटम है जावा प्लेटफॉर्म में, अगर जावा प्लेटफॉर्म कहता हूं मैं तो उसमें दो चीजें आएंगी। एक होगा जेवीएम और दूसरा होगा एपीआई। तो एपीआई को हम जावा एपीआई कहते हैं, कभी कभी जावा एप्लीकेशन एपीआई भी कहते हैं। और वर्चुअल मशीन को हम आज डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर कैसा क्या क्या चीज होती है, क्या कैसे कैसे कंपोनेंट्स होता है, और उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनका रन टाइम पे बिहेवियर क्या होती है, वो सब चीजें आज हम सीखेंगे। तो अगर मैं इंट्रोडक्टरी पॉइंट से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, प्लेटफॉर्म क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट का कॉम्बिनेशन होती है, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और खास करके जो अलग अलग टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, चाहे विंडोज हो, चाहे लाइनक्स हो, चाहे सोलारिस हो, चाहे मैक हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम अगर अपनी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, तो जो एक एनवायरमेंट यूज होता है, उसी एनवायरमेंट को हम प्लेटफॉर्म कहते हैं, राइट। हम ऑलरेडी ये भी देख चुके हैं कि जेवीएम का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, जावा की जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, जावा का हिस्ट्री क्या था, इंट्रोडक्शन क्या था, वो उसके बारे में हम और डिटेल में आज की क्लास में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ एपीआई क्या होती है, कि एपीआई जो होती है ना, लार्ज कलेक्शन ऑफ रेडीमेड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है, जो कि अलग अलग कैपेबिलिटी के साथ हमें फीचर होता है। फीचर्ड मतलब हमें मिलता है वो फैसिलिटीज, उसको यूज करके हम बहुत सारे डेवलपमेंट टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं विथ ए इजियर अप्रोच। तो उन जो कैपेबिलिटीज है, वो जो एपीआई से उनको ग्रुप करके लाइब्रेरी जो बनता है, उस लाइब्रेरी में रिलेटेड क्लासेस होता है और इंटरफेसेस होता है, उनको ग्रुप करके कुछ पैकेजेस बनाया जाता है। और उन पैकेजेस को हम जावा एपीआई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जब हम ज्यादा एडवांस चीजें सीखेंगे तब वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा पैकेज का मीनिंग क्या है, कौन सा पैकेज किस पर्पज में यूज होती है, किस किस थर्ड पार्टी टूल्स को हम कैसे इन्वोक कर पाएंगे, ये सब चीजें हम सीखते रहेंगे। तो अभी हम सीखेंगे सबसे पहली जो कॉन्सेप्ट आती है ना, जेडीके, जेआरई, जेवीएम क्या होती है। जब भी हम जावा की बात करते हैं तो ये तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। इसीलिए वी मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर टू जावा। So if we want to get detailed knowledge of JVM, then let's move for
next session, next page, and let's see the difference between each. सबसे पहले बात करेंगे हम JVM की, JDK को। JDK की अगर मैं कंसिडरेशन करूं, जो राइट साइड पिक्चर है वो कंप्लीट व्यू प्रोवाइड करता है। JDK इज ए सेट ऑफ JRE एंड सम टूल्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसके अंदर JRE के अंदर जो JVM होता है वो और कुछ रन टाइम एग्जीक्यूटेबल जार्स और कुछ क्लास पाथ रिलेटेड सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड फाइल्स भी अवेलेबल होता है। तो अगर मैं उसको क्लब करके एक ही बार में समझाने की कोशिश करूं, JDK इज एन एक्रोनिम ऑफ जावा डेवलपमेंट किट. This kit is a software development environment which is used to develop Java applications and applets. It physically exists. It contains JRE plus development tools. ओके, इसके पास तीन टाइप की कैटेगरी आता है, और एक एक्स्ट्रा भी होता है जावा एफएक्स करके। तो वो तीनों में जावा स्टैंडर्ड एडिशन, जावा एंटरप्राइज एडिशन, जावा माइक्रो एडिशन है। इनके अलावा एक और जो जावा एफएक्स है वो थोड़ा और एडवांस में होता है, वो बेस वाले में नहीं होता है। तो इसीलिए द जेडीके कंटेन्स ए प्राइवेट जेवीएम एंड ए फ्यू अदर रिसोर्सेज सच एज इंटरप्रेटर और लोडर, ए कंपाइलर जिसको हम जावा सी कहते हैं, एन आर्काइवर जिसको जार कहते हैं, ए डॉक्यूमेंट जनरेशन जिसको जनरेटर जिसको जावा डॉक कहते हैं। ये सारे चीजें हम अपनी जो जेडीके है इसके साथ हमें मिलता है। तो डेवलपमेंट टूल्स में ये सारे टूल्स आते हैं, और इधर राइट साइड पे जैसे मेरा पॉइंटर दिख रहा है, ये डेवलपमेंट टूल अभी जो डिस्कस किया है कि एक इंटरप्रेटर या लोडर जो जावा है, एक कंपाइलर जो हमारे प्रोग्राम को एरर चेक करेगा उसका जावा सिखाएंगे, एंड आर्काइवर एक टूल है जार करके वो टूल मिलता है, एक जावा डॉक करके एक टूल मिलता है। तो इन टूल्स को यूज करके हम अपना जो डेवलपमेंट टास्क होता है उनको कंप्लीट करता है, इसीलिए इसको हम जेडीके को जावा डेवलपमेंट किट कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जेवीएम जेडीके के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज जेवीएम प्रेजेंट इन जेआरई। हमने अभी देखा जेडीके के अंदर जेआरई है, जेआरई के अंदर जेवीएम है। अगर मैं उस जेआरई को स्पेसिफिक टारगेट करूं तो जेवीएम हमारा जेवीएम हमारा एक पार्ट है जेआरई का, जिसके अलावा और भी कुछ लाइब्रेरीज जैसे अभी डिस्कस किया कि थर्ड पार्टी जो पैकेजेस होते हैं जावा में फंक्शनैलिटीज को सपोर्ट करने के लिए क्रिएट किया जाता है, वो सब प्रेजेंट है, प्लस कुछ कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड आइटम्स फाइल्स के फॉर्मेट में पड़े रहते हैं, वो भी होते हैं। तो हम अगर जेआरई को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो जेआरई इज एन एक्रोनिम फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जब भी जावा रन टाइम एनवायरनमेंट की बात आए, जेडीके जो है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के डेवलपमेंट किट है, लेकिन ये क्या है, एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जहां पे आपकी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। इट आल्सो रिटन एज जावा आरटीई, रन टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है, रन टाइम एग्जीक्यूटेबल एनवायरनमेंट। The Java runtime environment is a set of software tools which are used for developing Java application. It is used to provide the runtime environment. It is implementation of JVM. It is physically exists. It contains a set of libraries plus other files that JVM uses at runtime. The implementation of JVM is also actively released by other companies besides Sun Micro Systems. It means जेवीएम को जो डेवलप किया गया है, जो जेआरई के अंदर जो मिलता है वो क्या है ना, जितने भी हमारी रन टाइम रिलेटेड लाइब्रेरीज है वो लाइब्रेरी होता है, और कुछ क्लास पाथ रिलेटेड फाइल्स होते हैं, और उनको पूरा क्लब करके जो हमें सेट अप सॉफ्टवेयर मिलता है उसको हमें यूज कर सकते हैं हम रन टाइम में। ठीक है, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है इसका डेवलपमेंट में खाली सन माइक्रो सिस्टम नहीं, और भी दूसरे कंपनियां भी इसमें सपोर्टेड किए हैं। कौन कौन सा कंपनी, काफी कंपनी से, उनमें अभी की स्टैंडर्ड में कुछ ओपन सोर्स और ओरेकल ओएस रिलेटेड ओरेकल स्पेसिफिक जेडीके की डिफरेंशिएट हो गया, दैट नेम्स करेंटली नॉट एक्सप्लोरेबल,
बट हाँ, पहले हमारी कुछ कंपनी जैसे एचपी हो गया, आईबीएम हो गया, ये लोग भी कंट्रीब्यूट करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम जेबीएम, जो हमारा जेबीएम है वो जेआरई के अंदर रिसाइड करता है। अब आते हैं, जब हम जेबीएम का प्रेजेंस जान चुके हैं कि जेडीके के अंदर कैसे रहता है, जेआरई के अंदर कैसे रहता है, अब देखते हैं जावा वर्चुअल मशीन जिसको जेबीएम में, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे बनाए। Let's understand. JVM is an abstract machine. It is called virtual machine because it doesn't physically exist. JRE और JDK ये दोनों फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। मतलब क्या है, आप अगर उसको डाउनलोड करते हो तो आपको दिखेंगे इसके अंदर ये फाइल से वो सारे चीज स्पेस भी लेंगे और यूज होने के टाइम पे मेमोरी भी लेंगे। तो इसलिए वो लोग फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जेवीएम क्या होता है, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो लॉजिकली एग्जिस्ट करेगा। मतलब उसका उसका प्रेजेंस से हमें पता चलेगा कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, लेकिन फिजिकली हम देख नहीं पाएंगे कि वो कहाँ पे है। इट इज स्पेसिफिकेशन दैट प्रोवाइड्स एट रन टाइम एनवायरनमेंट इन विच जावा बाइट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड। इसके अंदर हमारा जावा की जो कोड है, बाइट कोड जो कंपाइल्ड कोड है, वो कंपाइल्ड कोड क्या होता है, जो बाइट कोड में कन्वर्ट होके रहता है, उसको लेके हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक जो बाइट कोड क्रिएट होती है। इट कैन आल्सो रन द प्रोग्राम्स व्हिच आर रिटन इन अदर लैंग्वेजेस एंड कंपाइल्ड टू जावा बाइट कोड। इसका मतलब है कि जो जेवीएम है ये क्या कर सकता है ना, और भी जो अलग अलग जो प्रोग्राम डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा है, सी में या सी प्लस प्लस, उनको भी अगर जावा बाइट कोड में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो उसको भी हमारा जेवीएम क्या करता है, उसको एग्जीक्यूटेबल कर देता है। जेवीएम्स आर अवेलेबल फॉर मेनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। JVM, JRE, JDK are platform dependent because the configuration of each operating system is different from each other. However, Java is platform independent. तो कोई पूछेगा आपको जेवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, तो आप ये मत बोलता था जेवीएम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ना। जेवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जेवीएम को इंस्टॉल किया जाएगा वो अपनी जो एनवायरमेंट है उस ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक बना देगा, ताकि जो भी कोड बाइट कोड है वो बाइट कोड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का हो, वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें ये जेवीएम इंस्टॉल हुआ है उसके बेसिस पे बन जाए, ताकि उसको कंप्यूटर क्या करेगा समझ पाएगा। तो इसीलिए जेवीएम हो या जेआरई हो, वो जेडीके हो, जिसको भी आप इंस्टॉल करते हो कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड कंप्यूटर में, वो सब उस ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक हो जाते हैं। तो इसीलिए उनको प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कंपोनेंट कहते हैं। जबकि जो जावा हमारा है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्यों? जावा के पास जेवीएम, जेआरई, जेडीके जैसा टेक्नोलॉजी है जो कि कोई भी प्लेटफॉर्म में वो क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सेटअप क्रिएट करके फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। देयर आर थ्री नेशंस ऑफ द जेबीएम, जो कि स्पेसिफिकेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है एंड इंस्टेंस है। मतलब क्या है, स्पेसिफिकेशन में आपकी जो सेट ऑफ रूल्स है वो बताया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन में के कैसे जेवीएम की कोड लिखा गया है, वो जेवीएम क्या क्या काम करेगा उसको डिफाइन किया गया है। इंस्टेंस, जब जेवीएम एक्टिव होता है, जब जेवीएम कोड एग्जीक्यूट होता है, जेवीएम कुछ नहीं है, एक स्टैटिक ब्लॉक है, स्टैटिक ब्लॉक ऑफ कोड है, जो कि जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं वो इन्वोक होता है और उस इन्वोकेशन से हमारा प्रोग्राम को वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ये तो एक ऐसे हो गया कि हमने क्लास में एक मॉनिटर रख दिया और हम बाहर चले गए। जब आए तो मॉनिटर ने क्या किया, दो तीन स्टूडेंट्स जो है वो कुछ कुछ काम कर रहे थे, उनको वो खींच के लेके आके हमें दिखाया। तो हमारे प्रेजेंस ना होके भी हमने वो क्लास को मॉनिटर कर पाया। तो इस तरीके से जेवीएम क्या करता है, स्पेसिफिकेशन, इंप्लीमेंटेशन और इंस्टेंस लाइक थ्री नेशंस को टारगेट करता है। जेवीएम जो है ये जेवीएम का डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन के बाद हम अगर जेवीएम की काम क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे,
वो 4 टाइप की काम होता है। पहला, लोड्स द कोड, जो भी आप कोड लिखते हो उसको लोड करता है। दूसरा, उस कोड को वेरीफाई करता है, मतलब आपका कोड ही है, किसी दूसरे का कोड है, या कोड करप्ट हो गया है, ये सब चीजों के लिए वो वेरीफाई भी करता है। तीसरा क्या है, एग्जीक्यूट करता है। जो कोड आपका वेरीफाई हो गया, सारे चीज सही लगा जेवीएम को, तो उसको एग्जीक्यूट करेगा और आपको एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एक एग्जीक्यूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें आपका रिजल्ट निकल के सामने आता है। तो इस तरीके से जेवीएम हाई लेवली अगर हम समझाएं, तो जेवीएम जो है 4 मेन टास्क को करता है। अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूं, कंस्ट्रक्शन की बात करूं, कैसे जेवीएम बना है वो बात करूं, तो ये राइट वाला पिक्चर डिफाइन होता है। इसमें हम अगर सेक्शन वाइज समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा आसान होगा। तो सबसे पहला सेक्शन होगा क्लास लोडर, जो कि जितने भी क्लासेस, जितने भी आप प्रोग्राम, चाहे आपका प्रोग्राम हो या सिस्टम का प्रोग्राम हो या जेआरई का प्रोग्राम हो, जो आपकी रन टाइम एनवायरनमेंट में लोड होते हैं, वो जिसके थ्रू होते हैं वो हमारा क्लास लोडर होता है। एक मेमोरी एरिया होता है, जितने भी आप काम करोगे, आपके प्रोग्राम जो कोड एग्जीक्यूट करेगा, जिससे आपका रिजल्ट्स मिलेगा, उसके लिए जितना मेमोरी वेस्ट होगा, जितना मेमोरी यूज होगा, उनके लिए अलग अलग टाइप की मेमोरी एरिया भी जेवीएम डिफाइन करके रखता है। उनमें से 5 टाइप के मेन मेमोरी एरिया अवेलेबल होता है जेबीएम के अंदर। सबसे पहले क्लास एरिया, दूसरा हीप एरिया, तीसरा स्टैक एरिया, चौथा पीसी रजिस्टर, पांचवा नेटिव मेथड स्टैक। ये सब क्या है, सबके बारे में डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट होता है एग्जीक्यूशन इंजन। जब ये मेमोरी एरिया और क्लास लोडर, ये सब चीजों को हम कवर कर लेंगे, फिर एग्जीक्यूशन इंजन कैसे काम करता है वो सीखेंगे। फिर हम लास्ट में नेटिव मेथड एरिया को टारगेट करेंगे, ठीक है, नेटिव मेथड इंटरफेस को। और उसके बाद जावा नेटिव लाइब्रेरीज क्या होती है वो समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि हमारी ये स्ट्रक्चर के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट। JVM is an abstract machine. It is a specification that provides runtime environment in which Java bytecode can execute it. मतलब क्या है ना, सिंपली JVM जो है एक abstract मशीन है। abstract मतलब क्या है, खाली आपको टेम्पलेट मिलेगा, उसमें एक्चुअली क्या है वो आपको पता नहीं चलेगा, राइट। तो एक ऐसा मशीन है जिसमें हमें खाली दिखेगा कि ये मशीन है, इसके अंदर क्या, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इट इज ए स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन मतलब एक टेम्पलेट है, एक सेट ऑफ रूल है, जो कि एक रन टाइम एग्जीक्यूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, जहां पे अपना जो बाइट कोड, जो हमने प्रोग्राम लिख रखा है, उसको कंपाइल करके, जो बाइट कोड इंटरमीडिएट कोड जो बना है ऑपरेटिंग सिस्टम की समझ से और हमारे समझ के बीच वाला जो कोड बना है, वो बाइट कोड को एग्जीक्यूटेबल किया जा सके। JVM आर अवेलेबल फॉर मेनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। चाहे कोई भी हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म हो, उसके लिए हमारा JVM मिल जाता है। एक्चुअली हम JVM क्या है अगर समझेंगे, तो JVM को 3 टाइप की चीजों के लिए हम निकाल सकते हैं। सबसे पहला स्पेसिफिकेशन, where working of Java virtual machine is specified, but implementation provided is independent to choose the algorithm. Its implementation has been provided by Oracle and other companies. Specification मतलब set up rule कि कैसे JVM काम करेगा, उसका जो rules, उसका जो syntax, उसका जो structure है, वो जो डिफाइन किया गया है, उसके थ्रू JVM कैसे काम करेगा, वो सब चीजें डेफिनेशन में मिलता है। एंड इम्प्लीमेंटेशन मतलब इट्स इम्प्लीमेंटेशन नोन एज जेआरई। जब भी इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे, तो जेवीएम जब काम करना चालू करता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि एक रन टाइम एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इसलिए हमने बोला कि एन इम्प्लीमेंटेशन। Runtime instance, whenever you write Java command on the command prompt to run the Java class, an instance of JVM is created. तो जब भी हम Java लिख के अपना फाइल का नाम लिखते हैं, तो क्या स्टार्ट होता है ना, JVM का एक इंस्टेंस स्टार्ट होता है। मैंने बताया कि आपकी जो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है, तो एक इन्वोक पॉइंटर JVM को ट्रिगर करता है, जो कि एक सोर्स ऑफ कोड ब्लॉक है। उस ब्लॉक के थ्रू अपना जो क्लास है, जिसके अंदर आपका मेन मेथड होता है, वो एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरीके से हमारा JVM को हम डिफाइन कर सकते हैं कि JVM कुछ नहीं है, 3 चीजें, स्पेसिफिकेशन, इंप्लीमेंटेशन, रन टाइम, इंस्टेंस। फिर से बोलो, स्पेसिफिकेशन,
जहां पे सेटअप रूल डिफाइन किया जाता है, जेवीएम कैसे काम करेगा। इम्प्लीमेंटेशन, जहां पे जेवीएम काम करके जो एग्जीक्यूटेबल एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करेगा, जिसके अंदर हमारा सोर्स कोड का जो बाइट कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तीसरा, रन टाइम इंस्टेंस, जब मैं अपना क्लास को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा तो जेवीएम की जो सोर्स कोड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करने के लिए जेवीएम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और उस वो ऑब्जेक्ट हमारा किसको एक्सेस करेगा, मेन मेथड को एक्सेस करेगा, जो हमारा मेन क्लास है या फिर जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको एक्सेस करेगा। व्हाट इट डज, ये क्या करता है, ऐसा चीज है जिससे ये तीनों चीजों को वो कर पाता है। स्पेसिफिकेशन, इंप्लीमेंटेशन, रन टाइम इंस्टेंस के साथ, तो वो क्या करता है ना, ये क्या करता है, चार चीजें करता है। पहले लोड करता है जो भी सोर्स कोड है, उसको वेरीफाई करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करने के बाद एक रन टाइम एनवायरनमेंट देता है जहां पे आप अपना रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या रिजल्ट होती है। जेवीएम प्रोवाइड्स डेफिनेशन फॉर मेमोरी एरिया, क्लास फाइल फॉर्मेटर, रजिस्टर सेट, गार्बेज कलेक्टर, ये सब चीजों को वो प्रोवाइड करता है। फैटल एरर रिपोर्टिंग, ये सब चीजों को वो प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है ना, डेफिनेशन मिलता है हमें जेवीएम से कि ये सारे चीजों को, मेमोरी एरिया को, क्लास फाइल फॉर्मेट को, रजिस्टर सेट को, गार्बेज कलेक्ट, ये सब क्या है डिटेल में हम जरूर समझेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। तो हमने अभी चालू कर दिया कि ये जेवीएम के बारे में समझ में आ गया। अब जेवीएम के अंदर जो चीजें हैं, एक एक कंपोनेंट को समझते हैं। देखते हैं अगर ये सारे काम जेवीएम करता है कि लोड्स कोड करता है, वेरीफाइज कोड करता है, एग्जीक्यूट कोड करता है, रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, तो इसकी कौन कौन सा कंपोनेंट ये जो ऑपरेशन हो रहा है उसमें हेल्प करता है। तो सबसे पहला ऑपरेशन है क्लास लोडर। देखते हैं, क्लास लोडर इज ए सब सिस्टम ऑफ जेवीएम। सब सिस्टम का मतलब क्या है, सिस्टम मतलब एक सेट ऑफ मशीन, एक सेट ऑफ आइटम जो कि काम करने में हेल्प करता है। सब सिस्टम पूरा जो सेट है उस सेट का एक सबसेट है, जो कि जो जेवीएम काम करता है, लोड करने वाला काम, क्लास को लोड करने वाला काम, वो काम ये करता है। जेवीएम का काम क्या क्या है, लोड्स कोड, वेरीफाइज कोड, एग्जीक्यूट कोड, प्रोवाइड्स रन टाइम एनवायरनमेंट। उसमें जो लोड्स कोड वाला काम है ये करता है हमारा क्लास लोडर सब सिस्टम। इट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल थ्री एक्टिविटीज, लोडिंग, लिंकिंग, इनिशियलाइजेशन। वो जो लोड्स ऑफ द लोड्स जो कोड है उसी का ही सब पार्ट है लोडिंग, लिंकिंग, इनिशियलाइजेशन। अब लोडिंग क्या है, the class loader reads the dot class file, generate the corresponding binary data and save it in method area. For each dot class file, JVM stores the following information in the method area. क्या बोल रहा है, जो डॉट क्लास फाइल आप लिख, जो आपने आपने तो डॉट जावा फाइल लिखा था, कंपाइल के बाद डॉट क्लास फाइल बन जिसके अंदर बाइट कोड है, वो क्या करेगा, जो भी डेटा है, बाइनरी डेटा है, उसको वो मेथड एरिया के अंदर सेव करेगा। मेथड एरिया मतलब एक मेमोरी एरिया। यहाँ पे जो आप डेटा देख रहे हो, क्लास एरिया, हीप, स्टैक, पीसी रजिस्टर, नेटिव, मेथड स्टैक, है कि नहीं। तो इनमें से जो मेमोरी एरिया है, वो जो मेथड की मेमोरी, मेथड रिलेटेड स्टैक होती है, उसके अंदर वो क्या करता है, हर एक क्लास के लिए वो डेटा रखेगा। फॉर ईच क्लास फाइल, JVM store the following information in the method area: the fully qualified name of the loaded class and its immediate parent class। ये क्या करता है, सबसे पहले फुली क्वालिफाइड नेम। अब फुली क्वालिफाइड मतलब क्या है, मेरा फाइल एक डी ड्राइव के अंदर है, उसका अगर फुली देते हैं तो उसके एड्रेस बार में जाके राइट क्लिक करो, सॉरी, उस फाइल को राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टी में जाओगे तो उसका पाथ दिखेगा। एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ होती है। फुली में मतलब स्टार्टिंग से सी ड्राइव से लेके वहां तक आपने कैसे पहुंचा है पूरा पाथ, या डी ड्राइव में तो डी ड्राइव से लेके जो फाइल के पास हो आप वो फाइल की तक पूरा पाथ, वो पूरा पाथ को फुली क्वालिफाइड नेम कहते हैं। ऑफ द लोडेड क्लास एंड इट्स इमीडिएट पेरेंट क्लास। इमीडिएट पेरेंट मतलब इस क्लास को किसी ने अगर ये क्लास अगर किसी क्लास का अगर चाइल्ड क्लास है तो उसका पेरेंट क्लास, अगर कोई पेरेंट क्लास नहीं है तो क्या होगा, जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट हमारा डिफॉल्ट पेरेंट क्लास होती है और उस क्लास को वो लोड करता है। वेदर द डॉट क्लास फाइल इज रिलेटेड टू क्लास और इंटरफेस और एनम, इट डूज द ऑपरेशन। क्या करता है, लोड करता है उसको और उसके इमीडिएट पेरेंट क्लास को। मॉडिफाइड वेरिएबल्स, मेथड इंफॉर्मेशन, ये सारे डेटा वो क्या कहां पे रखता है, मेथड एरिया के अंदर रखता है। समझ में आ गया, मेथड एरिया मतलब ये वाला।
टी मेथड स्टैक, सॉरी स्टैक को हम मेथड एरिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आफ्टर लोडिंग द डॉट क्लास फाइल, जेवीएम क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप क्लास टू रिप्रेजेंट दिस फाइल इन द हीप मेमोरी। जब ये लोडिंग हो जाती है तो जेवीएम क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उस ऑब्जेक्ट को हीप मेमोरी में रखता है। यहाँ पे हीप है तो ये मेथड स्टैक में उसने क्या किया, डॉट क्लास के अंदर जितने भी कंटेंट था वो कंटेंट को स्टोर कर दिया वो क्लास के रिलेटेड। अब वहां से जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो ऑब्जेक्ट के लिए वो हीप को यूज किया। ठीक है, आफ्टर लोडिंग द डॉट क्लास फाइल, जेवीएम क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप क्लास टू रिप्रेजेंट दिस फाइल इन द हीप मेमोरी। और उसमें हम क्या चीज नोट करके रखना चाहिए, प्लीज नोट दैट दिस ऑब्जेक्ट इज टाइप ऑफ क्लास प्रीडिफाइंड इन जावा डॉट lang डॉट पैकेज। दिस क्लास ऑब्जेक्ट can be used by the program for getting class level information like the name of the class, parent name, methods, variable information, etc. To get the object reference, we can use get class method of object class. ये पूरा का समरी इतना है। वो क्या करता है, जो भी आपकी क्लास लोड हुआ है उस क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे ही बना उसका उसके लिए जितना डेटा इंफॉर्मेशन होती है ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को जितना मेमोरी चाहिए वो हीप का मेमोरी में वो रखता है। ठीक है, और ये जो हीप मेमोरी में रखता है इसके लिए जो इंफॉर्मेशन वो स्टोर करके रखता है वो कहां से निकालता है ना, जावा का जो प्री डिफाइंड पैकेज है जावा डॉट lang डॉट क्लास। ये क्लास करके एक क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये अपना वाला क्लास फाइल नहीं है। ये जावा डॉट lang डॉट क्लास करके एक प्री डिफाइंड क्लास है, जैसे जावा डॉट lang डॉट ऑब्जेक्ट है, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आपने लिखा तो सिस्टम एक क्लास है, ऐसे ही ये क्लास भी एक क्लास है। उस क्लास का ऑब्जेक्ट को वो यूज करता है किस चीज के लिए ना, क्लास लेवल इंफॉर्मेशन निकालता है कि उस क्लास का नाम क्या है, जो आपका क्लास है उसका निकालने के लिए ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट को यूज करता है। उसका पेरेंट, आपका क्लास का पेरेंट का नाम क्या है, आप क्लास के अंदर, आपकी क्लास के अंदर कौन कौन सा मेथड है, कौन कौन सा वेरिएबल्स है, और ये सब चीजों को वो क्या करता है, रेफरेंस को यूज करने के लिए वो गेट क्लास मेथड यूज करता है, जो कि ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर होती है। ऑब्जेक्ट क्या है, ये भी एक क्लास है, क्लास क्या है, ये भी एक क्लास है। जावा डॉट lang पैकेज के अंदर ये दोनों होती है, ताकि हम एक हमारा जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का इंफॉर्मेशन निकाल सके। ठीक है, इसके रिलेटेड एक मैं जावा प्रोग्राम लिखा हूं, वो मैं नरेट करूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझ गए होंगे कि जब जेबीएम के पास, ठीक है, थोड़ी देर, जब जेवीएम के पास कोई भी क्लास फाइल लोड होके आता है क्लास लोडर के थ्रू, लोड ऑफ द क्लास होते ही वो क्या करता है, पहले उस क्लास की इंफॉर्मेशन को मेथड एरिया में रखता है जिसको हम स्टैक कहते हैं, राइट। तो मेथड एरिया को जैसे ही रखता है उस मेथड एरिया के अंदर वो क्या करता है, ठीक है, वो मेथड एरिया के अंदर सारे इंफॉर्मेशन रखने के बाद, फुल्ली क्वालिफाइड नेम और डिटेल्स रखने के बाद वो क्या करता है, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। कौन, ये क्लास लोडर। और उसको क्या करता है ना, हीप एरिया के अंदर रखता है। उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन रखता है, उसके अंदर उस क्लास की जो पेरेंट क्लास है वो, उस क्लास की को जितने भी मेथड्स है उस क्लास के अंदर, जितने भी वेरिएबल्स है, जितने भी कॉन्स्टेंट्स है, जो भी इस क्लास का प्रॉपर्टी है वो सबको लेके इसकी हीप के अंदर रखता है, ताकि वो ऑब्जेक्ट उन सबको यूज कर पाए और रन टाइम पे उसको जितना मेमोरी चाहिए होगा वो इस हीप एरिया से वो मेमोरी लेता रहे। तो ऐसे हमारा लोडिंग होती है। और ये जो इंफॉर्मेशन कैसे निकलता है, जावा डॉट lang डॉट क्लास की जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को यूज करके और गेट क्लास मेथड को यूज करके वो उसकी इंफॉर्मेशन निकालता है। तो सबसे पहला ऑपरेशन किसका, क्लास लोडर का है, लोडिंग। तो ये क्लास लोडर लोडिंग क्या करता है, लोडिंग में क्या करता है, ये तीनों काम करता है। फिर आता है लिंकिंग। जैसे ही लोडिंग काम हो जाती है और हीप एरिया के अंदर, हमारा हीप एरिया के अंदर जब डेटा स्टोर हो जाती है तो क्या करता है, लिंक करता है। लिंक किसको करेगा ना, उसके लिए वो और भी कुछ ऑप्शंस ऑपरेशंस करता है, वेरिफिकेशन, प्रिपरेशन एंड ऑप्शनली रिजोल्यूशन। अगर कोई इश्यू आता है तब ये जरूरत है, इसलिए इसको ऑप्शनली कहते हैं। रिजोल्व मतलब
मान लो वेरीफाई किया उसने, उसको लगा कि ये फाइल करप्टेड है या फिर इसमें कुछ छेड़खानी हुई है, तो वो क्या करेगा, वो क्लास को लोड ही नहीं करेगा, मतलब इनिशियलाइज करने के लिए आगे ही नहीं बढ़ाएगा। वो लोडिंग किया था उसको अनलोड कर देगा, ठीक है। तो उसको वेरिफिकेशन करेगा। तो देखो वेरिफिकेशन में इट एंश्योर द करेक्टनेस ऑफ द डॉट क्लास फाइल, it checks whether this file is probably formatted and generated by a valid compiler or not. If verification fail, we get runtime exception, java.lang.verify error. This activity is done by the component bytecode verifier. Once this activity is completed, then the class file is ready for compilation. इसका जो पहला लिंकिंग में जो पहला प्रोसेस था, लोडिंग में क्या क्या था, पहले फुल्ली क्वालिफाइड को लोड किया, किसके, इमीडिएट पेरेंट क्लास को, फिर उसके बाद देखता है कि डॉट क्लास फाइल रिलेटेड टू क्लास और इंटरफेस और एनम, ये जो डॉट क्लास है वो किसका है, क्लास का है, इंटरफेस का है, एनम का है, किसका है, वो चेक करता है। फिर मॉडिफायर, वेरिएबल्स, मेथड, इंफॉर्मेशन, ये सब को लेके वो अपने हीप एरिया में वो स्टोर करता है। ये आपका लोडिंग का काम था। लिंकिंग का काम क्या आ गया ना, इट वेरीफाइज, इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेरिफिकेशन। जो इसने लोड किया है वो करेक्ट क्लास है कि गलत क्लास है, उसके अंदर कोई करप्शन तो नहीं हुआ, या फिर उसके अंदर जो कंपाइलर से जो बाइट कोड जनरेट हुआ वो बाइट कोड करेक्ट है। अगर बाइट कोड करेक्ट नहीं है, वो क्या एरर दे देगा, java.lang.verify एरर। ये क्या है, ये भी एक क्लास है जिसके रेस्पॉन्स है, जिसका गोल है कि एरर मैसेज थ्रो करना, ताकि पता चले कि जो क्लास हम लोड करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्लास एक प्रॉपर क्लास है नहीं, तो आप उसको आगे प्रोसीड फर्दर नहीं कर सकते हो। ये एरर आके वो क्लास के लिए बाइट कोड वेरीफाई एरर का रेस्पॉन्स आ जाएगा। और ये जो कंपोनेंट है, ये जो एक्टिविटी है, ये कौन सा कंपोनेंट के थ्रू होती है, बाइट कोड वेरीफायर। तो वेरिफिकेशन किसके साथ होता है ना, क्लास लोडर सब सिस्टम का एक कंपोनेंट है बाइट कोड वेरीफायर, इसके थ्रू होती है। जब ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाता है, ये फेल कब हो जाता है, जब वेरिफिकेशन एरर होता है। अगर वेरिफिकेशन सक्सेस हो जाता है तो ये कंप्लीट हो जाता है और ये आगे बढ़ता है प्रिपरेशन के लिए। सेकंड स्टेप होता है प्रिपरेशन। तो लिंकिंग में हमारा प्रिपरेशन होती है। JVM allocates memory for a class static variables and initializing the memory to default values. ये क्या करता है, JVM क्या करता है, सेकंड वाले में प्रिपरेशन में क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करता है। तो हमारा मेमोरी जो, ये जो पूरा मेमोरिया है, ये क्लास एरिया में स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए हीप यूज किया था किसने, हमारा क्लास लोडर ने इनिशियल स्टेज में, है ना, लोडिंग स्टेज में। अब लिंकिंग स्टेज में क्लास एरिया में यूज होती है जब वेरिफिकेशन पास होती है। JVM allocates memory for class static variables and initialize the memory to default values. जो डिफॉल्ट वैल्यू स्टैटिक वेरिएबल मतलब जो स्टैटिक कीवर्ड यूज करके जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किया जाता है, उसके बारे में भी हम आगे सीखने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए जान लो कि जो क्लास लेवल वेरिएबल होती है, वो क्लास लेवल वेरिएबल को स्टैटिक कीवर्ड यूज करके हम यूज कर सकते हैं, ताकि हम डायरेक्ट क्लास नेम से उन वेरिएबल्स को एसेस कर सके। और उस टाइप की वेरिएबल्स की जो इनिशियलाइजेशन होती है वो इस स्टेज में होती है जावा की मेमोरी के अंदर, JVM की मेमोरी के अंदर, ठीक है। और ये काम हो जाने के बाद रिजोल्यूशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग सिंबॉलिक रेफरेंसेस फ्रॉम द टाइप विद डायरेक्ट रेफरेंस। इट इज डन बाय सर्चिंग इनटू द मेथड एरिया टू लोकेट द रेफरेंस्ड एंटिटी। मतलब क्या है ना, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग सिंबॉलिक रेफरेंस। जितने भी ऑपकोड वगैरह होता है, कोई भी कोड आप लिखते हो तो उसका एक ऑपकोड होती है, तो कोड होता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क होती है। वो मार्क को क्या करता है, डायरेक्ट रेफरेंस के साथ जो ऑब्जेक्ट्स होती है उनको रिप्लेस करता है, ताकि वो अपनी भाषा में उसको डिकोड कर पाए। इट इज डन बाय सर्चिंग इनटू द मेथड एरिया टू लोकेट द रेफरेंस्ड एंटिटी। ये जो मेथड एरिया है जिसके अंदर रखा था इनिशियल इंफॉर्मेशन क्लास के, वो उसको ये क्लास एरिया के अंदर डिटेल में लिंकिंग होती है और वहां से ऑपकोड के बेसिस सिंबॉलिक रेफरेंसेस को
बनाया जाता है डायरेक्ट रेफरेंस के रिप्लेस करके। ठीक है, इस तरीके से हमारा रिजोल्यूशन काम करता है। तो हमने अभी तक क्लास लोडर सब सिस्टम का 2 फेज हमने पढ़ा। लोडिंग कैसे होती है, लिंकिंग कैसे होती है। लोडिंग में पूरा क्लास को लोड कैसे किया जाता है और उसको कैसे हीप एरिया में उसको डिटेल इंफॉर्मेशन वगैरह सब निकाल के क्लास की ऑब्जेक्ट को यूज करके गेट क्लास मेथड को यूज करके स्टोर किया जाता है। और लिंकिंग में वेरिफिकेशन कैसे होती है, प्रिपरेशन कैसे होती है, स्टार्टिंग वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, रिजोल्यूशन कैसे काम करता है, वो सब चीजें हम करते हैं लिंकिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप होती है क्लास सब सिस्टम का, वो है इनिशियलाइजेशन। इन दिस फेज all static variables are assigned with their values defined in the code and static block. This is executed from top to bottom in a class and from parent to child in the class hierarchy. In general, there are 3 class loaders. अभी जो इनिशियलाइजेशन है इसमें भी कुछ ऐसा काम हो रहा है। ये जो स्टार्टिंग वैल्यू वेरिएबल्स को डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया था, तो उसके बाद वो क्या करता है ना, जो कोड में हमने स्टार्टिंग वेरिएबल का वैल्यू अगर दिया 50, तो 0 ना देके 0 को 50 में कन्वर्ट करता है, क्योंकि सिंबॉलिक रेफरेंस के थ्रू वो अपनी भाषा में उसको डिकोड कर चुका है। किसमें ना, पुराने वाले जो रिजोल्यूशन वाले में। जैसे ही इनिशियलाइजेशन होता है, इनिशियलाइजेशन में वो ब्लॉक को जो कोड लिखते हैं हम स्टैटिक ब्लॉक के अंदर या स्टैटिक मेथड के अंदर, जहां पे भी हम कोड लिखते हैं उनको एक के बाद एक एग्जीक्यूट करता है। पेरेंट क्लास पहले एग्जीक्यूट होता है, फिर चाइल्ड क्लास होती है, और लास्ट में जो भी कोड की फ्लो है वो फ्लो कंप्लीट होता है। और ये जो काम होता है, इस काम को करने के लिए 3 टाइप की क्लास लोडर को यूज किया जाता है: बूटस्ट्रैप, एक्सटेंशन, सिस्टम एप्लीकेशन क्लास लोडर। मतलब ये जो लोडिंग होके ये जो रेफरेंस वगैरह काम होता है, जो टॉप टू बॉटम क्लासेस को इटरेट करते हैं हायरार्की के अकॉर्डिंग, इसके लिए 3 टाइप की क्लास लोडर यूज होता है। तो सर क्लास लोडर सब सिस्टम का ये क्या नया कंपोनेंट है? बिल्कुल। यहाँ पे जैसे बाइट कोड वेरीफायर था, यहाँ पे जैसे लोड करने के लिए नॉर्मली जेवीएम लोड कर रहा था, काम कर रहा था, ऐसे यहाँ पे 3 सब कंपोनेंट आते हैं जो कि एक अलग अलग स्पेसिफिक क्लास लोडर से नाम से जान जाते हैं। बूटस्ट्रैप क्लास लोडर क्या होती है? एवरी जेवीएम implementation must have a bootstrap class loader capable of loading trusted classes. It loads core Java API classes present in the Java home JRE lib directory. The path is popularly known as the bootstrap path. It is implemented in native language like C and C++. मतलब जितने भी आपका डिफॉल्ट क्लासेस है जो जावा एपीआई में मतलब पहले से ही बंडल होके आती है, वो क्लासेस को जेवीएम के जेआरई के अंदर जो लिब की डायरेक्टरी के अंदर पड़े रहते हैं, उन क्लासेस को वो क्या करता है, लोड करता है। कौन? ये बूटस्ट्रैप क्लास लोडर। ठीक है, ताकि ये बाद में कभी अगर डिपेंडेंसी रिक्वायरमेंट हो उसको रिजॉल्व कर पाए एग्जीक्यूशन के टाइम पे। और ये जो पाथ है बूटस्ट्रैप पाथ नाम से जानते हैं। ये जावा होम जेआरई लिब को बूटस्ट्रैप पाथ भी बोला जाता है। इट इज इंप्लीमेंटेड इन नेटिव लैंग्वेज लाइक सी और सी प्लस प्लस। इसका जो डेफिनेशन है, इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो हमारा नेटिव लैंग्वेज सी एंड सी प्लस प्लस में लिखा गया है। तो ऐसे काम होता है बूटस्ट्रैप क्लास लोडर। तो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर क्या करता है? सिंपली आंख बंद करके हम बोलेंगे बूटस्ट्रैप क्लास लोडर जो है हमारा ट्रस्टेड क्लासेस को लोड करता है। ट्रस्टेड क्लासेस कहाँ होती है ना, जहां पे जावा इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर जेआरई करके एक डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर लिब करके डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर ट्रस्टेड क्लासेस होती है जो कि सिस्टम डिफाइंड क्लासेस होती है। वो क्लास को हम मॉडिफाई नहीं करेंगे अनलेस वी नीड ए कस्टमाइजेशन। ठीक है, तो वो सारे क्लासेस को हमारा बूटस्ट्रैप क्लास लोडर यूज करता है। वो किस फेज में होती है? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन किसका है? क्लास लोडर का तीसरा स्टेप है। सबसे पहले क्या है ना, लोडिंग है। दूसरा क्या है? लिंकिंग है। तीसरा क्या है? इनिशियलाइजेशन है। तो इनिशियलाइजेशन के अंदर बूटस्ट्रैप क्लास लोडर काम करता है। नेक्स्ट आता है एक्सटेंशन क्लास लोडर। इट इज ए चाइल्ड ऑफ द बूटस्ट्रैप क्लास लोडर। इट लोड्स द क्लासेस प्रेजेंट इन द एक्सटेंशन डायरेक्टरी लाइक जावा होम जेआरई लिब एक्सटेंड। ये देखो, लीब के अंदर कुछ क्लास पड़े होते हैं, लीब के अंदर एक्सटेंड ईएक्सटी करके एक डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर भी कुछ क्लासेस पड़े रहते हैं। तो उनको लोड करने के लिए हमारा
क्या होता है, एक्सटेंशन क्लास लोडर होती है। अगर मान लो कि मैं कोई कस्टमर की या प्रोडक्शन को एक एनवायरमेंट देखता हूँ, उसमें विद रेस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ एप्लीकेशन सर्वर, इसकी जो एक्सटेंशन जो क्लास फाइल्स है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर वेबलॉजी की बात करूं या टॉमकेट की बात करूं या जेवस की बात करूं या कोई भी ऐसी वेब सर्वर की बात करूं जिसके अंदर कहीं पे उसकी कोई मॉड्यूल को इंटीग्रेट करके और मॉड्यूल के करस्पॉन्डिंग जो फाइल्स हम सेव करके रखे रहते हैं, एक्सटर्नल एक्सटेंशन फाइल्स, जो कि बूटिंग टाइम पे जब हमारा सिस्टम ऑफ होता है उस टाइम पे उनकी लोड होना मस्ट है, रिक्वायर्ड है। तो उस उन टाइप की चीजों को एक्सटेंशन क्लास लोडर काम करता है। तो एक्सटेंशन क्लास लोडर का पेरेंट कौन है, बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, क्योंकि ये एक चाइल्ड क्लास लोडर है। ठीक है। और एनी पाथ स्पेसिफाइड विद जावा डॉट एक्स मतलब ये क्या है, ये जो हमारा स्टार्टअप सेल है, जो भी आप एप्लीकेशन सर्वर यूज करोगे उसको स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्टअप सेल होती है। उस स्टार्टअप सेल में हम ये कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जावा डॉट ext डॉट डीज करके एक सिस्टम प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज इंप्लीमेंटेड इन जावा बाई sun डॉट miss डॉट launcher डॉट डॉलर एक्सटेंड ext क्लास लोडर क्लास। ये जो क्लास है इसके थ्रू इंप्लीमेंटेशन हुआ है इसकी, कैसे ये काम करेगा एक्सटेंशन क्लास लोडर। तो ये भी एक प्रोग्राम है। जावा में सब कुछ, चाहे कोई लोडर हो या कोई कंपोनेंट हो, कुछ भी हो, वो एक प्रोग्राम है। इवन जेवीएम इज आल्सो ए कोड, सोर्स कोड, जो कि स्टैटिक ब्लॉक जैसा लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट आता है सिस्टम या एप्लीकेशन क्लास लोडर। इट इज ए चाइल्ड ऑफ एक्सटेंशन क्लास लोडर, मतलब बूटस्ट्रैप ग्रैंडपा है, एक्सटेंशन पा है और सिस्टम जो है चाइल्ड है। तो ये जो चाइल्ड है ये क्या है, किसका है, एक्सटेंशन क्लास लोडर है। It is responsible to load classes from the application class path. It internally uses environment variable which is mapped to java.class path. तो जब भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे आपको क्लास पाथ डिफाइन करना पड़ेगा कि आपकी जो सोर्स कोड है, आपकी जो जावा फाइल से वो कहाँ है। अगर ये पाथ नहीं है और जावा कहीं और इंस्टॉल है, आपकी सोर्स कोड कहीं और डायरेक्टरी में है, कोई और पाथ पे है, तो उसको वो कोड मिलेगा नहीं, जेआरई को अपना मिलेगा नहीं। तो आपकी रन टाइम एनवायरनमेंट में वो क्लास जब नहीं मिलेगा, कंपाइल तो हो जाएगा, कहीं पे भी रखो कंपाइल तो कर देगा, लेकिन एग्जीक्यूट करने के टाइम पे वो बोलेगा नो क्लास फाउंड डेफ एरर, नो क्लास डेफ फाउंड एरर करके एक एरर थ्रो कर देगा। तो इस केस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जावा डॉट क्लास पाथ में जाके उसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं। और उसको कौन यूज करता है, सिस्टम या एप्लीकेशन। सिस्टम मतलब हमारे जो एनवायरनमेंट है उसकी जो एग्जीक्यूटेबल स्पेसिफिक टारगेट है वो है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब अपना प्रोग्राम को ही एप्लीकेशन हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, एक्सटेंशन क्लास लोडर, सिस्टम या एप्लीकेशन क्लास लोडर, ऐसे तीनों क्लास लोडर इनिशियलाइजेशन फेज में काम करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा रिवीजन करूं तो हम ये पिक्चर को देख के क्या बोलेंगे, क्लास लोडर जो है पहले क्लास को लोड करता है, लाके उसकी क्या करता है, तीन फेज करता है, लोडिंग, लिंकिंग, इनिशियलाइजेशन। लोडिंग में क्या करता है, जो भी क्लास लोड हुआ है उस क्लास की डिटेल लेता है, फुली क्वालिफाइड नेम लेता है और उसकी इमीडिएट पेरेंट लेता है, उसकी जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि ये क्लास है कि इंटरफेस है या एनम है वो निकालता है। फिर मॉडिफाइड वेरिएबल, मेथड, जितने भी प्रॉपर्टी है उसके अंदर से वो निकालता है। कैसे निकालता है ना, जो क्लास है जावा डॉट लॉन्ग डॉट क्लास की जो ऑब्जेक्ट है उसको यूज करता है और गेट क्लास मेथड के थ्रू उसका ऑब्जेक्ट लेके उसके अंदर से सारे प्रॉपर्टी ले लेता है। वो लेके कहाँ पे रखता है ना, जो ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है वो हीप के अंदर रखता है, जो क्लास की जो फाइल की जो इंफॉर्मेशन है वो मेथड एरिया में रखता है, जिसको मेथड एरिया, मेथड स्टैक कहते हैं। इस तरीके से हमारा लोडिंग फेज कंप्लीट होता है। जैसे ही लोडिंग कंप्लीट होता है, लिंकिंग में फिर से तीन स्टेप करता है, वो वेरिफिकेशन करता है, प्रिपरेशन करता है, ऑप्शनल रिजोल्यूशन करता है। वेरिफिकेशन में क्या करता है, सबसे पहले चेक करता है जो आपकी बाइट कोड है वो बाइट कोड प्रॉपर है, जो वैलिड कंपाइलर के थ्रू आया है या इनवैलिड है। मतलब जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करते हैं तो लोग जानबूझ के मैनुअली ट्रायल के लिए आप उसको चेंज भी कर सकते हो कि करप्टेड फाइल आप सेंड कर सकते हो। तो उस केस में वो क्या करेगा, जावा डॉट लॉन्ग डॉट वेरीफाई एरर करके एक एरर को वो
लीड करके दे देगा, ताकि वो आगे ना बढ़ पाए वो क्लास और इनवैलिड क्लास फाइल पे मार्क हो जाए। अगर उसको सॉल्व करना है तो आपको उसको करेक्ट करके करेक्ट जेवीएम के थ्रू जहां पे आपको एग्जीक्यूशन करानी है वो प्रॉपर जो जेवीएम है, जावा कंपाइलर है, उसके थ्रू एग्जीक्यूट करके देना होता है। और ये जो है हमारा बाइट कोड वेरीफायर कंपोनेंट से एग्जीक्यूट होता है। जब ये कंप्लीट हो जाती है, प्रिपरेशन में जाता है, जहां पे स्टैटिक वेरिएबल्स की डिफॉल्ट वैल्यू को इनिशियलाइज होती है और उसकी जो मेमोरी है वो मेमोरी को क्लास की एरिया जो मेमोरी है, यहाँ पे जो क्लास एरिया है वहां से मिलता है, इनिशियलाइजेशन होती है। रिजोल्यूशन में जो भी सिंबॉलिक रेफरेंस होती है वो डायरेक्ट रेफरेंस में कन्वर्ट होती है, ठीक है। और इट इज डन बाय सर्चिंग, मतलब जो भी बाइट कोड में जो सिंबल्स बन गए थे उसको कंपाइल करके उसको डायरेक्ट रेफरेंस में कन्वर्ट होता है और उसको सर्च करता है कि मेथड एरिया में कि कहाँ पे कौन सा रेफरेंस पड़ा हुआ है, उससे निकाल के वो लिंकिंग काम को कंप्लीट करता है। जैसे ही लिंकिंग काम होता है, इनिशियलाइजेशन में क्या होती है, जो भी स्टैटिक वेरिएबल है उनको उनका एक्चुअल वैल्यू मिल जाता है, फिर स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, फिर पेरेंट क्लास और एग्जीक्यूट होता है, फिर चाइल्ड क्लास एग्जीक्यूट होता है, ऐसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। लेकिन वो जो एग्जीक्यूशन होता है उसमें 3 टाइप की क्लास लोडर की यूसेज होती है। सबसे पहला होता है बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, उसकी चाइल्ड है एक्सटेंशन क्लास लोडर और उसकी चाइल्ड है सिस्टम या एप्लीकेशन क्लास लोडर। बूटस्ट्रैप क्लास लोडर में हमारी जो क्लास लोडर है वो क्या करता है ना, जितने भी ट्रस्टेड क्लासेस है खाली उनको वो लोड करता है। मतलब जहां पे भी जावा इंस्टॉल होता है, जो भी आप जावा पाथ को यूज करते हो उसके लिब के अंदर जितने भी आपकी क्लासेस पड़े रहते हैं उन्हीं को वो अपलोड करता है, जिसकी इंप्लीमेंटेशन मतलब वो कैसे काम करेगा वो हमारा C++ जैसे लैंग्वेज में लिखा जाता है, क्योंकि ये प्राइम क्लास लोडर होता है। इसके बिना हमारा जो एग्जीक्यूटेबल एनवायरनमेंट है वो क्रिएट नहीं हो पाता है। उसके बाद उसका एक्सटेंशन करके एक फोल्डर में अगर हम कुछ रखते हैं कोई और क्लासेस, तो वो एक्सटेंशन क्लास लोडर से उठता है। जैसे ही एक्सटेंशन क्लास लोडर खत्म होता है, फिर वो क्या करता है, सिस्टम या एप्लीकेशन क्लास लोडर करता है, जहां पे हम जावा डॉट क्लास पाथ करके पाथ सेट करके उसको एक जो ये उसका चाइल्ड है एक्सटेंशन क्लास लोडर का, और एक्सटेंशन क्लास लोडर बूटस्ट्रैप क्लास लोडर का होता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हूँ, क्लास लोडर सबसिस्टम। क्लास लोडर एग्जांपल में हम देखेंगे मेन मेथड यहाँ लिखा है, इसमें क्लास सी, देखो ये क्लास सी, क्लास लोडर एग्जांपल डॉट क्लास, मतलब इस क्लास का एक क्लास ऑब्जेक्ट निकाल रहा हूँ। इसमें बताया था ना कि क्लास लोडर की जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये वाला, ये जो क्लास पीरियड है, दी क्लास ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड बाय द प्रोग्राम टू गेट क्लास लेवल इंफॉर्मेशन, ये यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। लाइन नंबर 8 इज फॉर दैट पर्पज, ठीक है। एप्लीकेशन सिस्टम क्लास विल लोड दिस क्लास, इसको लोड कर देगा। ई डॉट गेट क्लास लोड, सी डॉट गेट क्लास लोडर जैसे ही कॉल करेंगे हम क्या करेगा, ये जो क्लास जिससे लोड हुआ था उसको वो प्रिंट करेगा। फिर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग डॉट क्लास डॉट गेट क्लास लोडर, जो स्ट्रिंग क्लास लोड हुआ है हमारा उसकी क्लास लोडर यहाँ पे दिखा देगा। देखो सन डॉट मिस लॉन्चर आप लॉन्च क्लास लोडर, ये किसका है, ये है हमारा सिस्टम या एप्लीकेशन क्लास लोडर। ये नल आ रहा है, मतलब ये जो स्ट्रिंग क्लास लोड ही नहीं हुआ है, अभी हमें उसका इंफॉर्मेशन मिला नहीं, ठीक है। These are the internal class loader provided by Java. If we want to create our own class loader, we need to extend the class loader classes. मतलब इनके अलावा हम नया क्लास लोडर भी, कस्टम क्लास लोडर भी हम क्रिएट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे काम कर सकते हैं। ये हमारा जब हम बाइट कोड लेवल पे कोई एप्लीकेशन को मॉनिटर करना चाहते हैं तो उसमें भी ज्यादा यूजफुल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन मेथड के थ्रू इन्वोक होती है चीजें, तो इसलिए हमने मेन मेथड के थ्रू किया है। इसके अलावा और भी अप्रोचेस है जिसके थ्रू हमारा क्लास की स्टार्ट पॉइंट डिफाइन किया जा सकता है। वो हमारा प्री क्लास पाथ, प्री मेन मेथड की सेटिंग हम करके वो प्री मेन मेथड को भी यूज कर सकते हैं, लोड एजेंट लोड मेन को भी कर सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग अप्रोच कर सकते हैं। अगर मैं क्लास लोडर सब सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करने के लिए एक डायग्रामेटिकली व्यू में अगर देखूं तो इसमें देखोगे, इसमें देख रहे हो कि बूटस्ट्रैप क्लास पहले फाइंड क्लास किया, क्लास लोडेड हो गया,
फिर उसने क्या किया, एक्सटेंशन क्लास लोडर में टारगेट किया, उसने क्लास ढूंढा जो भी ext फोल्डर के अंदर वो उसको ले लिया। फिर एप्लीकेशन क्लास लोडर ने रिक्वेस्ट किया, जो क्लास लोड किया उसको लोड कर दिया, और वो इनको हिंट दे दिया कि हमने ये सब काम कर दिया। तो फिर वो आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं। जब भी कोई क्लास लोड करना होता है तो ये ऐसे काम करता है। तो JVM follows the delegation hierarchy principle to load classes. System class loader to delegate load request to extension class loader, and extension class loader delegate request to the bootstrap class loader. Bootstrap class loader, एक्सटेंशन क्लास लोडर, एप्लीकेशन क्लास लोडर, ये तीनों में से जो रिक्वेस्ट आती है वो रिक्वेस्ट के लिए ये बोलता है कि क्लास जाके लोड करो, तो ये जाता है, ढूंढता है, फिर निकालता है, फिर आके बोल देता है कि हाँ लोड कर दिया। ऐसे ही इसको जब आता है तो ये भी बोलता है लोड करो, फिर दे दिया, फिर इधर आया, फिर इसने AXT लैब से उठाया, फिर ये गया, ये जहां से जो हमारा होम है उसके अंदर जो लिब के अंदर जो है उसको उठा लिया। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। System class loader delegate load request to extension class loader, and extension class loader delegate request to the boot class loader. आपस में वो delegate करते रहते हैं। If a class found in a bootstrap path, the class loaded otherwise request again transfer to extension class. पहले अगर क्लास ढूंढता है, अगर यहाँ पे नहीं मिलता है, उस क्लास को हमें लोड करना ही है, तो हम जाके यहाँ ढूंढते हैं कि इस एक्सटेंशन में नहीं है। अगर एक्सटेंशन में भी नहीं है, नहीं मिला, तो जाके एप्लीकेशन क्लास लोडर के पास जाता है और वो क्लास को लोड कर करके चला जाता है। ठीक है, again transfer to the extension class loader and then to the system class loader. At last, if the system class loader fails to load the class, then we get runtime exception java dot lang dot class not found extension. तो जब आप कोई क्लास को लोड हो रहा है और आपका तीनों जगह पे, ये तीनों की क्लास पाथ में नहीं मिला, लिब के अंदर जो ext है वहां पे भी नहीं मिला, और लिब के अंदर जो था वहां पे भी नहीं मिला, तो क्या करता है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन मारता है। तो ये एक्सेप्शन ऐसे नहीं आ जाता है, पूरा डेलीगेशन हायरार्की प्रिंसिपल को एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर जाके ये चीज आती है। ऐसे ही हमारा क्लास लोडरशिप सब सिस्टम काम करता है। ये हो गया हमारा पहला कंपोनेंट। कोई डाउट? अगर कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। जैसे ये हो गया, हमारा नेक्स्ट आइटम होती है JVM मेमोरी एरिया। तो JVM मेमोरी एरिया में मेथड एरिया, हीप एरिया, स्टैक एरिया, 1 2 3 4 5, ये 5 आइटम्स हमारा मेमोरी एरिया में आता है। मेमोरी एरिया के अंदर हमने इसका पिक्चर यहाँ पे देखे थे, ये है ना हमारा क्लास एरिया, हीप एरिया, स्टैक एरिया, पीसी रजिस्टर, नेटिव एरिया। तो ये क्लास लोडर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आते हैं मेथड एरिया, मेमोरी एरिया में। मेमोरी एरिया में क्या होती है ना, मेमोरी एरिया में 5 कंपोनेंट होती है। मेथड एरिया, इन द मेथड एरिया ऑल क्लास लेवल इंफॉर्मेशन लाइक क्लास नेम, इमीडिएट पेरेंट, ठीक है, immediate parent, class name, methods, variable information, etc. are stored, including static variables. There is only one method area per JVM and it is shared resource. ठीक है, मतलब जितने भी मेथड एरिया है, ये जो मेथड एरिया है, ठीक है, तो मेथड एरिया में हमारा सारे स्टैटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होके रहता है। हीप एरिया, ठीक है, ये हमारा मेथड एरिया है, ठीक है, जो क्लास एरिया बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके, हीप एरिया में क्या होती है, इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स इज स्टोर्ड इन द हीप एरिया। देयर इज आल्सो वन हीप एरिया पर जेवीएम, इट इज आल्सो शेयर्ड रिसोर्स। हीप एरिया में क्या होती है, जितने भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं उन सारे ऑब्जेक्ट के लिए डेटा रखते हैं। क्लास डेटा, मेथड एरिया में क्लास डेटा रहते हैं। सबसे पहले वाला ये जो है क्लास एरिया जो है, ये मेथड एरिया भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेथड एरिया को हम क्या रखते हैं, क्लास की डेटा रखते हैं। जैसे कोई क्लास की नेम हो गया, इमीडिएट पेरेंट हो गया, है ना, और उसकी स्टार्टिंग वेरिएबल हो गया, ये सब इंफॉर्मेशन इसमें क्लास डेटा में रहता है। हीप एरिया में ऑब्जेक्ट्स रहता है। स्टैक एरिया में फॉर एवरी थ्रेड, यहाँ पे जो स्टैक एरिया है, ठीक है, इसमें जितने भी थ्रेड, छोटे छोटे जो सब प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे यूजिंग थ्रेड्स, मल्टी थ्रेडिंग एनवायरमेंट में, जब जावा में यूज करेंगे, तो उसमें जितना मेमोरी कंजम्पशन होगा, उसके जो हर एक थ्रेड के लिए जो इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाएगा, वो क्या करेगा, स्टैक एरिया में स्टोर करके रखा जाएगा। फॉर एवरी थ्रेड JVM क्रिएट्स वन रन टाइम स्टैक व्हिच इज स्टोर्ड हियर। एवरी ब्लॉक ऑफ द स्टॉक इज कॉल्ड
Activation record stack frame which store method area, method calls. All local variables of that method are stored in their corresponding frame. After a thread terminates, its runtime stack will be destroyed by JVM. It is not a shared resource. ये shared नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट एरिया में और क्लास एरिया में जो चीजें होती है वो शेयर किया जा सकता है एक दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में, एक दूसरे क्लासेस के बीच में, लेकिन ये जो थ्रेड लेवल पे जो डेटा स्टेयर होती है वो उसी थ्रेड के थ्रू एक्सेस होगा। एक थ्रेड दूसरे थ्रेड के साथ शेयर नहीं करता है वो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो थ्रेड लोकल नाम से जाना जाता है। तो जावा में थ्रेड लोकल कॉन्सेप्ट होती है। जब हम मल्टी थ्रेडिंग करेंगे तब वो चीज सीखेंगे, ठीक है। PC register stores address of current execution instruction of a thread. Obviously, each thread has separate PC register. ये जो PC register है, ये जितने भी थ्रेड आप क्रिएट करोगे उतनी PC रजिस्टर आपका बन जाएगा। अगर 10 है तो 10 PC रजिस्टर बन जाएगा। जो सेट ऑफ कोड, मतलब जो आपकी लाइन ऑफ कोड है, जो हर एक लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो इंडेक्स होता है जेवीएम की मेमोरी के अंदर, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। उसके एड्रेस को रखने के लिए पीसी रजिस्टर काम आता है। नेटिव मेथड स्टैक क्या करता है? फॉर एवरी थ्रेड ए सेपरेट नेटिव स्टैक इज क्रिएटेड। इट स्टोर्स नेटिव मेथड इंफॉर्मेशन। मान लो कि आपकी जो जावा प्रोग्राम है उसमें अपने सी लाइब्रेरी का कोई मेथड को यूज कर रहे हो, तो सी एक क्या हो गया, एक नेटिव लाइब्रेरी हो गया। तो नेटिव लाइब्रेरी का इंफॉर्मेशन अगर कुछ रखना है अपने प्रोग्राम के अंदर मेमोरी में, तो उसके इसमें हम नेटिव मेथड स्टैक्स को यूज करेंगे। इस तरीके से हमारा क्या होती है, जेबीएम मेमोरी एरिया काम करता है। अब उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन इंजन। तो अगर मैं डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, जो अपना डायग्राम था, ठीक है, जो अपना डायग्राम था, क्लास लोडर के बारे में समझ गए। ये जो पांचों एरिया था, क्लास एरिया या फिर मेथड एरिया भी ये हो सकता है ना, मेथड एरिया भी जाना जाता है। ये हीप एरिया या ऑब्जेक्ट एरिया कहा जाता है। ये स्टैक एरिया, ये थ्रेड एरिया भी कह सकते हैं। पीसी रजिस्टर, जितने भी आपकी थ्रेड काम करते हैं, जो भी सेटअप कोड आप लिखते हो, हर एक कोड की जो अप कोड होता है, जो इंडेक्स होता है कि कौन से कोड के बाद कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हो, स्विच लगाते हो, इफ लगाते हो, एल्स लगाते हो। तो जो सेटअप इंस्ट्रक्शन की फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को ट्रैक करने के लिए जो आप कोड वगैरह इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो पीसी रजिस्टर में होती है। नेटिव मेथड स्टैक में क्या होती है, जब भी आपकी प्रोग्राम चलता है, उसे मान लो कि कोई नेटिव लाइब्रेरी का मेथड को आप इंप्लीमेंट कर रहे हो या यूज कर रहे हो, या फिर उसके कोई फीचर को यूज करके उसके लिए कोई इंफॉर्मेशन रखते हो, तो वो इंफॉर्मेशन हमारा नेटिव मेथड स्टैक के अंदर जाता है। तो इस तरीके से हमारा मेमोरी एरिया को यूटिलाइज करता है अपना जेवीएम। उसके बाद हम आते हैं एग्जीक्यूशन इंजन में। तो चलो एग्जीक्यूशन इंजन क्या है देखते हैं। एग्जीक्यूशन इंजन एग्जीक्यूट्स द डॉट क्लास, जिसको बाइट कोड कहते हैं। इट रीड्स द बाइट कोड लाइन बाय लाइन, यूजेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन present in various memory area and executes instructions. It can be classified into three parts. तो ये जो अपना एग्जीक्यूशन इंजन है, ये क्या करता है ना, जो डॉट क्लास की क्लास आ गया मेरे पास, उसके अंदर उसके करस्पॉन्डिंग जो बाइट कोड है, जो कंपाइल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से सेट ऑफ कोड है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए और पीसी रजिस्टर से एक इंस्ट्रक्शन के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है और नेक्स्ट के बाद उसका नेक्स्ट क्या है, ये सब ट्रैक करता है। स्टैक से और थ्रेड की रिलेटेड कोई अगर इंफॉर्मेशन है, थ्रेड लोकल की डेटा कुछ है, तो उसको यूज करता है। हीप के थ्रू ऑब्जेक्ट के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेता है। क्लास लेवल स्टार्टिंग वेरिएबल वैल्यूज वगैरह ये सब इन्फॉर्मेशन लेता है। नेटिव मेथड स्टैक से, नेटिव मेथड की लाइब्रेरी से कोई रिलेटेड डेटा है तो उन सबको यूज करके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी कुछ फेजेस में। सबसे पहले क्या है, इंटरप्रिटर। दूसरा क्या है, जिट कंपाइलर। तीसरा क्या है, गार्बेज कलेक्टर। तो तीन प्रोसेस है, वो तीन प्रोसेस को यूज करता है कौन, एग्जीक्यूशन इंजन। कैसे, it interprets the bytecode line by line and then executes. The disadvantage here is that when one method is called multiple time, every time interpretation is required. इंटरप्रेटर क्या करता है ना, जो बाइट कोड लिखा गया है, जो बाइट कोड मिला है उसको जेवीएम से, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर एक मेथड को आप 100 बार कॉल करते हो, तो हर एक बार उसको इंटरप्शन करना पड़ता है। वो उसको इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट करता मतलब फिर से वो डिकोड करता है।
जस्ट इन टाइम कंपाइलर उसका नेक्स्ट आइटम है. इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एन इंटरप्रेटर. इट कंपाइल्स द एंटायर बाइट कोड एंड चेंजेस it into native code. So whenever the interpreter sees repeated method call, JIT provides direct native code for that part. So reinterpretation is not required. Thus efficiency is improved. तो जो इंटरप्रेटर का काम होता है, हर एक बाइट कोड की हर एक लाइन को क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा, मतलब अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा वो स्पेसिफिक में. तो वो वाला काम हमारा इंटरप्रेटर ना करके हमारे लिए क्या करता है, जीट कंपाइलर करता है. जैसे जावा कंपाइलर कोड को डिकंपाइल करता है, ऐसे बाइट कोड को वो क्या करता है, इंटरप्रेट करता है. कौन? जीट कंपाइलर. और जीट कंपाइलर क्या करता है, उसको इंटरप्रेट करके वो क्या करता है, नेटिव कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास लेके चला जाता है. इस तरीके से हमारा जीट कंपाइलर काम करता है. एक और आइटम होता है गार्बेज कलेक्टर. ये क्या होता है भाई? इट डिस्ट्रॉय ऑन रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट्स फॉर मोर ऑन गार्बेज कलेक्टर रेफरेंस गार्बेज कलेक्टर. ठीक है, मैं बता देता हूँ गार्बेज कलेक्टर क्या होती है. जब आप कोई प्रोग्राम लिख देते हो और उस प्रोग्राम में 5 वेरिएबल, 10 वेरिएबल, 20 वेरिएबल, 5 क्लास, 6 स्टार्टिंग वेरिएबल, ये बहुत सारे कोड आपने लिख दिया, रायता स्प्रेड कर दिया. तो वहां पे जो जो कोड की रेफरेंस प्रॉपरली क्लीन नहीं हुआ, मतलब आपने जो कोड को इनिशियलाइज कर दिया लेकिन डी इनिशियलाइज नहीं किया या फिर उसको डीएक्टिव नहीं किया, तो उस केस में उसको जो मेमोरी मिला था वो मेमोरी ऐसे ही यूज्ड स्टेट में रह जाता है. तो ऐसे सिचुएशंस के लिए जेबीम क्या करता है, एक और प्रोसेस खुद से इन्वोक करता है. और उस प्रोसेस का काम क्या होता है, जितने भी ऑन लाइव प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी नॉन लाइव ऑब्जेक्ट्स होती है, उनको आइडेंटिफाई करना. ठीक है, सीएमएस, कंकरेंटली मार्क एंड स्वीप. कंकरेंटली मार्क एंड स्वीप वो क्या करता है, वो उसको चेक करता है, मार्क करता है और क्लीन कर देता है. इस तरीके से बहुत सारे प्रोसेस करता है. गार्बेज कलेक्शन एक खुद ही बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके ऊपर मैं भी वीडियो बनाऊंगा, उसको भी आप सीख सकते हो. ठीक है, बट अभी के लिए इतना समझ लो, गार्बेज कलेक्टर भी एक हमारा कंपोनेंट है एग्जीक्यूशन इंजन का. ठीक है, तो एग्जीक्यूशन इंजन में कितने कंपोनेंट होती है, इंटरप्रेटर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, गार्बेज कलेक्टर. सबसे बढ़िया कौन है, सारे बढ़िया है. इंटरप्रेटर का थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट से, जो कि हर एक बाइट कोड की जितने भी लाइन अप कोड है, लाइन अप इंस्ट्रक्शन है, उन सबको बार बार एग्जीक्यूट करेगा, चाहे वो रिपीटिव मेथड कॉल हो या कुछ हो. लेकिन जस्ट इन टाइम कंपाइलर ये चेक कर लेता है कि अगर रिपीट कोड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको क्या करता है, स्किप कर देता है. तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा हमारा इंप्रूवमेंट हो जाता है जो हमारा परफॉर्मेंस है. इस तरीके से हमारा एग्जीक्यूशन इंजन का कंप्लीट कर लिया हमने. उसके बाद क्या है, दो चीज और है, जावा नेटिव इंटरफेस और नेटिव मेथड लाइब्रेरी. नेटिव इंटरफेस क्या होती है, इट इज एन इंटरफेस दैट इंटरेक्ट्स विद द नेटिव मेथड लाइब्रेरीज एंड प्रोवाइड द नेटिव लाइब्रेरी सी सी प्लस प्लस रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन. इट enables JVM to call C C++ libraries and to be called by C C++ libraries which may be specific to hardware. अरे क्या बोल दिया सर आपने, बहुत स्पीड स्पीड बोल दिया. देखो हमने क्या बोला, जैसे ही ये एग्जीक्यूशन इंजन अपना काम कर देता है, अपनी इसके पास क्या क्या है, इंटरप्रेटर है, और क्या है, जिट कंपाइलर है, और क्या है, गार्बेज कलेक्टर है. जैसे ये अपना काम करता है, एग्जीक्यूट करता है बाय जिट कंपाइलर के थ्रू, उस टाइम पे, एग्जीक्यूशन के टाइम पे, अगर यहाँ पे उस कोड में, जो कोड एग्जीक्यूट कर रहा है, उस कोड में मान लो कि सी का कोई लाइब्रेरी यूज हो रहा है या सी का कोई फंक्शन यूज हो रहा है, तो वो क्या करता है, नेटिव मेथड की जो लाइब्रेरीज है, ये जो नेटिव मेथड लाइब्रेरी के पास सी सी प्लस प्लस की कोड के थ्रू कॉल करता है और वहां से डेटा लाके इसको प्रोवाइड कर देता है, ताकि एग्जीक्यूशन इंजन अपना काम कर पाए. तो नेटिव मेथड इंटरफेस का काम यही है कि वो चेक करेगा और चेक करके हमें डेटा प्रोवाइड कर देगा जो रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, फॉर द एग्जीक्यूशन इट एनेबल्स जेवीएम टू कॉल सी लाइब्रेरी टू बी कॉल्ड. नेटिव मेथड लाइब्रेरी क्या है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ नेटिव लाइब्रेरी. लोकल लाइब्रेरीज क्या होती है, जो जावा के अंदर जावा की एपीआई, जावा की पैकेजेस, जो जावा लाइब्रेरीज है उनको लोकल लाइब्रेरीज कहते हैं. नेटिव मतलब कोई दूसरा लैंग्वेज में आपका क्लास पैकेजेस वगैरह, जो हमारा प्रोग्राम वगैरह, सी प्रोग्राम वगैरह लिखा जाता है, उनको अगर यूज करना है, सर उसकी जरूरत कब होती है,
अरे जब हम बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर बनाएँगे तो छोटे-छोटे बातें ये हम करते रहेंगे। ठीक है? तो बड़े-बड़े प्रोग्राम में मेमोरी ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम कभी-कभी नेटिव मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उस केस में हमारा ये चीज़ यूज़ होती है। ठीक है? बट आजकल जावा में उसका भी अल्टरनेटिव आ चुका है। मोरली हम उसका भी अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अब ये कंपोनेंट है उस सिचुएशन के लिए जिस सिचुएशन में आपकी नेटिव मेथड से या नेटिव एपीआई को यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से हमारा पूरा जेवीएम जो है कंपोनेंट कंप्लीट होती है। ऐसे ही हमारा आर्किटेक्चर ऑफ जेवीएम कंप्लीट होता है। अगर मैं एक ओवर हाई लेवल अगर बात करूँ तो क्या समझ में आ गई? क्लास लोडर जो है हमारा क्या-क्या करता है? लोडिंग, लिंकिंग एंड इनिशियलाइज़ करता है। ठीक है? लोडिंग में वो क्लास को लोड करता है, ठीक है? और उसकी इन्फॉर्मेशन वो निकाल के स्टोर करता है। मेथड हो, वेरिएबल हो, मेथड इन्फॉर्मेशन हो, वो सबको लेके वो स्टोर करके रखता है। कहाँ पे? मेथड एरिया में। मेथड एरिया बोले तो मेथड एरिया बोले तो ये क्लास एरिया को ही मेथड एरिया कहते हैं, ठीक है? एक मेथड एरिया को मेथड एरिया के अंदर रखते हैं हम, ठीक है? उसके बाद लिंकिंग होती है जिसमें वेरिफिकेशन होती है, प्रिपरेशन होती है और ऑप्शनली रिज़ॉल्यूशन होती है। वेरिफिकेशन में जो हमारा बाइट कोड वेरिफायर होती है, कंपोनेंट एक्टिव होता है और चेक करता है कि जो बाइट कोड उसको मिला है वो एक्चुअली प्रॉपर है या नहीं है। अगर प्रॉपर नहीं है वेरिफिकेशन में फेल आता है तो java.lang.verify एरर आ जाती है। तो कोई पूछेगा व्हाट इज java.lang.verify एरर तो आपको बताना आना चाहिए। प्रिपरेशन में क्या होता है कि जेवीएम क्या करता है स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज वैल्यू देता है। मतलब आपने अगर कोड में स्टैटिक स्ट्रिंग इक्वल टू स्टैटिक स्ट्रिंग माय नेम इक्वल टू विभू करके लिखूंगा तो विभू नहीं देगा, वो डिफॉल्ट वैल्यू देगा, नल देगा स्ट्रिंग का वैल्यू। तो ये प्रिपरेशन स्टेज में। रिजोल्यूशन में क्या करता है ना, जो बाइट कोड के अंदर जो सिंबल्स होंगे उन सिंबल को डायरेक्ट रेफरेंस में कन्वर्ट कर देता है और उसके करस्पॉन्डिंग डेटा निकाल के ढूंढता है। तो सर जो डिफॉल्ट वैल्यू दिया था उसको क्या मिलेगा? उसको हम इसमें इनिशियलाइजेशन में मिलता है। जो भी स्टार्टिंग वैल्यू का एक्चुअल वैल्यू है विभू दिया था जो मैं, वो विभू का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये जो इनिशियलाइजेशन हो जाती है उस टाइम एग्जीक्यूशन के लिए हमारा जो प्रोसीजर होता है स्टेप, उसमें हमारा 3 टाइप की क्लास लोडर होती है, बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, एक्सटेंशन क्लास लोडर, सिस्टम या एप्लीकेशन क्लास लोडर। ये इसका चाइल्ड है, ये इसका चाइल्ड है। सबसे पहले क्लास कहाँ ढूँढा जाता है? बूटस्ट्रैप पाथ में। अगर बूटस्ट्रैप पाथ में वो क्लास नहीं मिलता है तो उसका चाइल्ड इन्वोक होती है एक्सटेंशन क्लास में डॉट ईएक्सटी फाइल लिब के अंदर जो ईएक्सटी फोल्डर होती है वहां पे ढूंढा जाता है। अगर वहां पे भी नहीं है तो क्लास पाथ में जाके ढूंढा जाता है और क्लास पाथ में अगर मिल जाता है तो क्लास लोड होके एग्जीक्यूशन हो जाती है। अगर नहीं मिलता है तो क्या बोलता है, एक एरर आ जाता है कि क्या क्लास डेफ फाउंड नॉट एरर। ठीक है? तो इस तरीके से क्लास नॉट फाउंड एरर आती है। ये उसका सिंटैक्स है जिसको हम डेलीगेशन हायरार्की प्रिंसिपल भी कहते हैं। इस तरीके से हमारा काम करता है। मेमोरी एरिया के बारे में अगर बात करेंगे तो मेमोरी एरिया में 5 सेक्शन होती है। मेथड एरिया, हीप एरिया, स्टैक एरिया, पीसी रजिस्टर, नेटिव मेथड स्टैक। मेथड एरिया में हम क्लास की जितने भी डेटा है, स्टैटिक वेरिएबल्स है, क्लास की इन्फॉर्मेशन है, वो सब स्टोर करके रखते हैं। कितने मेथड्स है, कौन सा वेरिएबल्स है, कितने सारे इन्फॉर्मेशन इसके अंदर रहता है। जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाती है, ऑब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉपर्टी इसमें होती है। दोनों की टाइप जो है वो सेरेबल है। मतलब एक एक क्लास दूसरे क्लास इसमें यूज कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट इनके पास जो डेटा होता है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही थ्रेड लेवल पे चीजें आ जाती है, अगर हम थ्रेड यूज करते हैं मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम में हम यूज करते हैं तो उसके लिए जो स्टैक बनते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैक एरिया। ठीक है? जितने भी थ्रेड है उन सबके लिए अलग अलग स्टैक एरिया बनता है और वो शेयरेबल नहीं होता है। ठीक है? इसके अंदर जो डिटेल डेटा रहता है उसको थ्रेड लोकल वेरिएबल के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। ऐसे ही सेटअप इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए पीसी रजिस्टर होता है। जितने नंबर ऑफ थ्रेड होता है उतनी नंबर ऑफ पीसी रजिस्टर होते हैं। आपकी प्रोग्राम में अगर थ्रेड नहीं है तो मेन मेथड में जो चलता है प्रोग्राम उसको भी मेन थ्रेड ही होता है एक्चुअली में। तो एक पीसी रजिस्टर तो बनता ही है। अगर आपकी प्रोग्राम में कोई नेटिव मेथड की एपीआई यूज हो रहा है तो ये उसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन रखना है तो इसमें रहता है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन इंजन को यूज करते हैं। एग्जीक्यूशन इंजन में 3 चीज होती है, इंटरप्रेटर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, गार्बेज कलेक्टर। और इनकी डेटा को हम क्या करते हैं,
जो इनके काम है, उनके काम को हम जो हमारा एग्जीक्यूशन है, बाइट कोड की एग्जीक्यूशन है, उसमें यूज किया जाता है और परफॉर्मेंस ऑप्टिमिस्टिक के लिए यूज किया जाता है। जैसे जस्ट इन टाइम कंपाइलर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करता है, ऐसे ही गार्बेज कलेक्टर हमारा अनयूज्ड रेफरेंसेस को क्लीन अप करके वो मेमोरी को रीयूजेबल करता है। उसके बाद जेएनआई और नेटिव एनएमएल, ये दोनों क्या करते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी कोई भी अगर नेटिव लैंग्वेज नेटिव मेथड लाइब्रेरी को अगर हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, अपने एप्लीकेशन में, उनमें ये सब रोल करते हैं, वहां से डेटा निकाल के हमें सपोर्ट करते हैं एग्जीक्यूशन इंजन में। इतना सारे चीज सीखने के बाद हमारे पास आता है कि जावा टेक्नोलॉजी, जो प्लेटफॉर्म के बारे में हम सीख गए, जावा जेडीके जेआरई जेवीएम के बारे में जो समझ में आया, उसको सीखने के बाद अगर मैं जावा टेक्नोलॉजी की बात करूं तो वो क्या हमें हेल्प करता है। सबसे पहला हेल्प करता है, ठीक है, डेवलपमेंट टूल्स। जावा क्या प्रोवाइड करता है, जावा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट टूल करता है, जिसमें जावा सी कंपाइलर होता है, जावा लॉन्चर होता है, जावा डॉक होता है, डॉक्यूमेंटेशन टूल। इनको यूज करके मैं अपना प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकता हूं, मैं अपना डेवलपमेंट कर सकता हूं। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस भी यूज कर सकते हैं हम, जिसके थ्रू बहुत सारे पैकेजेस, बहुत सारे लाइब्रेरीज हमारा अवेलेबल होता है, जो कि हमारा डेवलपमेंट में रीयूजेबिलिटी को कोई एक फीचर पहले से बना हुआ है तो उसको यूज करके हमारा कोड डेवलपमेंट को फास्टर कर सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक कर सकते हैं और रेलेवेंसी कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट टेक्नोलॉजी में जो भी आप प्रोग्राम बनाते हो, जो भी आप एप्लीकेशन बनाते हो, उस एप्लीकेशन को अलग अलग तरीके से कैसे हम डिप्लॉय कर पाए, इंस्टॉल कर पाए और उसका रिजल्ट देख पाए, वो टेक्नोलॉजीज को हम डिप्लॉयमेंट टेक्नोलॉजी कहते हैं। यूजर इंटरफेस टूलकिट में जावा एक्स, स्विंग, जावा 2D टूलकिट जैसा बहुत सारे अप्रोचेस है, जिसको सीख के हम क्या बना सकते हैं, स्टैंड अलोन और वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं और उनका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इंटीग्रेशन लाइब्रेरीज क्या होती है ना, जब मैं कोई प्रोग्राम लिखता हूँ, कोई एप्लीकेशन बनाता हूँ, अगर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म बेस्ड होती है, मान लो कि मैं एक डेटाबेस सर्वर के साथ इंटरेक्ट करता हूँ या वहां से कुछ डेटा लाके दिखाना चाहता हूँ अपने एप्लीकेशन के अंदर, या फिर मैं कोई ऐसी आरएमआई रिमोट मेथड इन्वोक करना चाहता हूँ जो कि दूसरे सर्वर पे, वहां से डेटा लाके अपने प्रोग्राम में दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी को भी रखे हैं, जिसके थ्रू हम अपना जावा टेक्नोलॉजी का फायदा ले सकते हैं। ये ऐसे सब चीजों को हम यूज करके हमारा जावा को टेक्नोलॉजी से फायदा ले सकते हैं। ये मेरे लाइफ में कैसे क्या हेल्प कर सकता है, जावा टेक्नोलॉजी अगर मैं सीख जाता हूँ तो ये वो हो गया फीचर्स, इसको सीख जाता हूँ तो मुझे क्या फायदा होगा ना, हम इससे गेट स्टार्टेड क्विकली, जल्दी से हम अपना कोड स्टार्ट मतलब लिखना, ये सब चीजें सीख जाएंगे। लेस कोड, ये सब टेक्नोलॉजी अगर हमें आ जाएगा तो जो ज्यादा नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड है उसको ऑप्टिमिस्टिक वे में लिख सकते हैं, राइट बेटर कोड बढ़िया से लिख सकते हैं, डेवलप प्रोग्राम्स मोर क्विकली, क्योंकि हमें टेक्निक्स पता चल जाता है तो हम थोड़ा सा आसानी से लिख पाएंगे। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, मान लो कि क्रॉस डिपेंडेंट लाइब्रेरीज हमें पहले से ही पता है तो हम वो चीजें की अल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे और उसके लिए हम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसीज वगैरह को अवॉइड कर सकते हैं। राइट वंस रन एनीवेयर, अगर हमें टेक्नोलॉजी पता है कि जिट कंपाइलर कैसे काम करता है, बाइट कोड क्या होती है, ये सब टेक्निक जैसे हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं, ओरा फीचर यूज कर सकते हैं जिसमें राइट वंस रन एनीवेयर काम करता है। एक बार लिख के हम उसको बार बार अलग अलग टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर मोर इजीली, मतलब कहीं पे भी आप अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से उस सिस्टम्स में हम क्रॉस प्लेटफॉर्म सर्विसेज बना के वहां पे बहुत सारे स्मॉलर कंपोनेंट को यूज करके एक लार्जर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर मोर इजीली करके भी अपने टेक्नोलॉजी को फायदा ले सकते हैं। तो इन दैट वे हमारा जावा टेक्नोलॉजी कैन चेंज आवर लाइफ इन ए वेरी फास्ट वे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज की जो सेशन है कंप्लीट होता है। कोई डाउट है प्लीज आस्क कीजिए, और जो अपना चैनल है लर्न आईटी उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट्स प्लीज डालना। मैं कमेंट्स कम देख पा रहा हूँ, अगर आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, वॉच कर रहे हो तो प्लीज उसके कंप्लीशन के बाद आप एक कमेंट जरूर छोड़ना, उससे हमें पता चलेगा कि आप कैसे चीजों को सीख रहे हो। अगर कोई डाउट है तो उसमें हम बेटर अप्रोचेस को लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, फिर से जुड़ेंगे और कुछ नया चीज सीखेंगे।